हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो मैं आज आपके लिए फिर लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ, अनुक्रम और श्रेणी। इसके 4 लेक्चर अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए थे अनुक्रम और श्रेणी को। आज इस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी 11th का चैप्टर है, इसको अपन एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। फिर कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका मिससेलेनियस को। तो बिना देरी की हुई आप फटाफट मेरे से जुड़ जाइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं अनुक्रम और श्रेणी। और अनुक्रम और श्रेणी में अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, आपका गुणोत्तर श्रेणी को। और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चनों को अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और नई नई चीजें जीपी आपको किस तरीके का प्रोसेस मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपन अपने आज की इस क्लास को। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था 22। तो देखना आज ये किस तरीके से आपने किया है, उसको मैच कराना कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है या कुछ ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे सवाल में कहा किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा और आरवा पद क्रमश से ए बी और क्या है, तब आपको सिद्ध करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो जो भी चीजें दे रखी हैं उनको कैलकुलेट करते हैं सबसे। तो अपन को पीवा पद तो क्या दिया, ए, यानी कि ये हो गया ए पी, जो दे दिया ए। क्यूवा पद क्या दे दिया, ए क्यू, वो दे दिया बी। और ए आर कौन सा दे दिया आपको, तब आपको ये बात क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद एपी बराबर ए, जिसे क्या लिखा जा सकता है, इंप्लाइज ए डॉट पी की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, तो कितना दिया गया ए। बट ध्यान देना ये ए दे रखा है तो यहां आप थोड़ा सा यानी कि डिफरेंस कर लें। किसी भी एपी का जो nवा पद होता है ए एन इक्वल टू ए डॉट आर की पावर क्या पढ़ा है आपने, एन पढ़ा है। अब यहां आपको का ए पहले से पता है तो फर्स्ट टर्म मान लेना है कि प्रथम पद तो आपका क्या है, कैपिटल ए, और वह सार्व अनुपात क्या है आपका, कैपिटल आर। अब ए एन जब यहाँ एन होता है तो पावर में आप क्या रखते हो, ए की पावर एन माइनस 1। तो ऐसे ही एपी तो क्या होगा, ए डॉट आर की पावर पी माइनस 1। और ये किसके बराबर है, स्मॉल ए के। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इसके लिए काम करें तो ए क्यू क्या होगा, ए डॉट आर की पावर एन माइनस 1, और एन का मान यहाँ क्या है, क्यू माइनस 1। और ये आपको क्या दे रखा है, बी, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। ऐसे ए डॉट आर की पावर क्या, आर माइनस 1, और इसको क्या दे दिया, सी। और ये हो गया अपना इक्वेशन थर्ड। कि जो चीजें आपको दे रखी थी कि पीवा पद जब ए एन लिखते हो तो ए डॉट आर की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ एन के स्थान पर कितना है, पीवा पद। यहाँ क्या है, क्यू आर, यहाँ क्या है, आर ओ। अब देखो आपसे क्या प्रूव करवाया कि ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू, यानी कि ए बी और सी क्या दिया गया, ए बी और सी। तो आपको कंडीशन में मिला ए डॉट आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए डॉट आर की पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, और ए डॉट आर की पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी। अब जैसा आपको एलएचएस में दिया गया, और एलएचएस में क्या दिया गया, ए की पावर क्यू माइनस आर डॉट बी की पावर आर माइनस पी डॉट सी की पावर पी माइनस क्यू, यानी कि जो भी एलएचएस था उसको अपन ने लिख लिया।
अब देखना अपन को ए के स्थान पर ए का मान, बी के स्थान पर बी का मान और सी के स्थान पर सी का मान। ए क्या है आपके पास, ए डॉट आर की पावर p माइनस 1 और उसकी पावर q माइनस आर। बी का मान क्या है आपके पास, a डॉट आर की पावर q माइनस 1 और इस पूरे की पावर कितना है r माइनस पी। डॉट सी का मान कितना है, a डॉट आर की पावर r माइनस 1 और इसकी सी की पावर कितना है p माइनस क्यू। तो जो चीजें दे रखी थी ए के स्थान पर ए का मान, बी के स्थान पर बी का मान और सी के स्थान पर सी का मान, समीकरण 1 2 और किससे रख लिया, 3 से। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सवाल का सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो ए डॉट बी की पावर, तो ए की पावर अलग से लगा दो और आर की पावर अलग से। तो ए की पावर जब लिखोगे तो क्यू माइनस क्या लिखा जाएगा, आर, और आर की पावर p माइनस 1 की पावर कितना लिखा जाएगा, q माइनस आर। फिर ऐसे ही डॉट a की पावर r माइनस पी डॉट r की पावर q माइनस 1 की पावर कितना, r माइनस पी। ऐसे ही a की पावर क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू और डॉट में r की पावर r माइनस 1 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। यानी कि ये a पढ़ा, इसको मैंने, इसको क्या पढ़ा, b। तो ये था a डॉट b की पावर n, तो a की पावर n डॉट b की पावर n। अब देखो ये भी a, ये भी a, ये भी a, सारा गुणनफल में है। जब आधार समानो बीच में गुणा का चिन्ह तो घाते जुड़ जाती हैं। तो a की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। डॉट r के लिए देखो, r की पावर p माइनस 1 क्यू माइनस आर, तो r की पावर क्या हो जाएगा, p माइनस 1 डॉट क्यू माइनस आर, और डॉट में r की पावर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1 डॉट आर माइनस पी, डॉट r की पावर क्या हो जाएगा, r माइनस 1 डॉट p माइनस क्यू। तो देखना पॉजिटिव q से नेगेटिव q कैंसिल, पॉजिटिव r से नेगेटिव r कैंसिल, माइनस p से प्लस का p कैंसिल, यानी कि a की पावर क्या आ गया। तो सेम जब आधार समानो बीच में गुणा का चिन्ह तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि इन घातों के बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का। और जब सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो r की पावर भी आपको कितना मिलेगा, 0, सारा कैंसिल होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो का मान ऑलवेज कितना होता है, 1, और वो आपका क्या है, आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू क्या प्रूव कर लिया अपन ने, आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद क्रमशः से a और b है एवं p n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए क्या कि p स्क्वायर इक्वल टू a डॉट b पावर n। तो आपसे क्या कहा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद, तो सबसे पहले तो अपन को मानना पड़ेगा जीपी। तो जीपी क्या मान ली, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 1, ये अपनी कोई जी। अब उसने कहा क्या है, श्रेणी का प्रथम तथा nवा पद, तो प्रथम पद क्या है, a, और वो भी कितना ही दे रखा है, a1 बराबर a दे रखा है, और nवा पद क्या दे रखा है, b, यानी कि an बराबर आपको क्या दे दिया, b, और भी कुछ दे रखा है, एवं p n पदों का गुणनफल। p भी डिफाइन कर लो, p का मतलब है जो भी आपने जीपी मानी है उसके n पदों का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो आइए बेटे जो भी जीपी, तो a डॉट ए आर स्क्वायर डॉट और ऐसे चलते गए डॉट ए आर की पावर n माइनस 1।
अब देखना यहां से क्या नजारे आते हैं। तो P इक्वल टू ए कितने टाइम है, n टाइम। और जब आपको एक ही नंबर को n टाइम तक गुणा करना हो तो वो नंबर जितनी भी बार आता है वो उस नंबर की कहां चला जाता है, पावर में। तो a कल को आपको करना पड़े 2.2.2.2.2.2, तो ये 2 है कितनी बार, ये देख लो, 3 और 3 6 7, तो सीधा लिख दो कि ये कितना आएगा, 2 की पावर 7। तो ऐसे a कितनी बार है, n बार। a की पावर कितना हो गया, n। अब बचा क्या है, r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर n माइनस। तो p इक्वल टू a की पावर n डॉट। अब देखो r यानी कि सबका आधार समान है, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ेंगी। तो r की पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस क्या, n माइनस 1। अब देखना, तो आपने 3 बातें पढ़ी होंगी, और वो 3 बातें क्या, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस कहां तक मिले, n तक मिले। कहां तक मिले, n तक। तो इसका योग होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपको डिफाइन करना हो तो वो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर यही बात ऐसे मिले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 6, की लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर यही नंबर कभी ऐसे मिल जाए आपको प्लस n क्यूब, तो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि ये होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। ये होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो देखते हैं इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, कि अगर कोई नंबर n तक जाता है तो उसको लिखो, उसमें एक ऐड करो और फिर गुणनफल करके किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो अभी फिलहाल अपना n जो जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो p इक्वल टू a की पावर n डॉट r, यहां लिखा जाता है n, यानी कि जो भी लास्ट टर्म है, तो यहां लास्ट टर्म कितना है, n माइनस 1। फिर इसमें क्या जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है, n प्लस 1 तब आता है। तो n माइनस 1 में 1 जोड़ दिया तो केवल क्या आ गया, n, और डिवाइड बाई में क्या आ गया, 2। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, p इक्वल टू a की पावर n डॉट r की पावर n को पहले लिख दो, n माइनस 1 को बाद में लिख दो, डिवाइड बाई 2। यानी कि जो भी चीजें थी वो अपन ने अब यहां निकाल ली। अब अपन को तो क्या करना है कि LHS देखो क्या है, p स्क्वायर। तो अपन को p स्क्वायर का मान डिफाइन करना है, तो जो भी p आया है उसका स्क्वायर करो। तो a की पावर n डॉट r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का क्या करना है अपन को, स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर कितना हो जाएगा, 2n डॉट r की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। p स्क्वायर a की पावर 2n डॉट r की पावर n माइनस 1 चमक गया। यानी कि LHS का मान ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं RHS। किसको देखते हैं, RHS। तो RHS है क्या आपके पास, a डॉट b की पावर n है प्यारे बच्चों। a डॉट क्या है, b की पावर n। तो a का मान तो क्या है, प्रथम पद तो a1 बराबर तो a ही है, डॉट b क्या है, nवा पद। b क्या है, nवा पद। और किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद क्या होता है, a डॉट r की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की पावर क्या है, n। मैंने a के स्थान पर a का मान रख दिया, और b क्या था, nवा पद। b क्या था, nवा पद, और nवा पद क्या होता है, a डॉट r की पावर n माइनस 1 बराबर क्या था, b। b के स्थान पर अपन ने क्या चमका दिया, a डॉट r की पावर n माइनस 1। अब कैलकुलेट करते हैं, a को a से गुणा किया तो क्या आया, a स्क्वायर, फिर r की पावर n माइनस 1 और पूरे की पावर कितना, n। तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ ले, a, और ये क्या पढ़ ले, b। तो a डॉट b है,
और a डॉट b की एक साथ पावर हो तो a की पावर अलग से b की पावर अलग से, तो आप क्या लिख दोगे, a डॉट b की पावर n इक्वल टू, जब a स्क्वायर की पावर लेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा 2n, और इसकी पावर लेंगे तो r की पावर n और क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब देखो ये आपके पास किसका मान आया है, RHS, a की पावर 2n r n n माइनस 1, a की पावर 2n r n n माइनस 1, यानी कि आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS। और यही बात अपन को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो क्या प्रथम तथा nवा पद a और क्या दे दे b दे दे, p उन n पदों का आपको क्या दे दे, गुणनफल दे दे, तब बताना था p स्क्वायर इक्वल टू a डॉट b की पावर n। तो बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n प्लस 1वे पद से 2nवे पदों तक के योगफल का अनुपात 1/r की पावर n होना चाहिए। एक सवाल एक्सरसाइज में भी अपन ने किया था, बट वो लेवल में छोटा था, आपसे पूछा गया था एक लगातार 3 पदों का योगफल तथा उससे अगले 3 पदों का योगफल, तो यहां भी वही है n पद और फिर n प्लस 1 से 2n पद। तो आइए देखिए क्या चीजें दे रखी हैं, आप समझते हैं एक बार कि मान लीजिए ये कोई रेखा है आपके पास, तो यहां n बराबर कितने से स्टार्ट होता है 1 से, और n बराबर कितने पद जा रहे हैं 2n, इसमें 1 से लेके कितने पद है 2n, और यहां कोई आपका पद है n, और n के बाद कौन सा पद आता है n प्लस 1, कौन सा पद आता है n प्लस 1। मान लीजिए n का मान 10 है तो 10 के बाद कितना आएगा 11 आएगा। अब आपसे कहा क्या गया कि प्रथम n पदों का योगफल, कि यहां से यहां तक के पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल कितना हो गया Sn, और फिर उसने कहा 10 तक तो हो गया, तो 11 से लेके 2n पदों तक का योगफल, 2nवे पद के योगफल का अनुपात क्या होना है, क्या सिद्ध करना है 1/r की पावर n। तो बात को समझते हैं, ध्यान देना कि कल को मुझे पहले पद से लेके n पद तक का योगफल चाहिए, तो उसे क्या लिखा जाएगा Sn, क्या लिखा जाएगा Sn। बट मुझे अगर कल को n प्लस 1 से लेके 2n पदों तक का योगफल चाहिए, तो वो निकलेगा कैसे, कि सबसे पहले मैं क्या करूं कि 2n पदों का योग निकाल लूं, और 2n पदों के योगफल में से यहां तक के योगफल को क्या कर दूं, हटा दूं, तो इतना भाग बच जाएगा कि पहले पूरा योगफल यहां से लेके यहां तक का, और मुझे चाहिए इतना सा योग, तो पूरे योगफल में से इतना योगफल अपन घटा दें। तो जब मुझे 1 से लेके 2n पदों तक का योगफल चाहिए, तो वो कितना होगा S2n होगा। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब मुझे केवल यहां से लेके ये ही योग चाहिए, तो ये योग कैसे आएगा कि पूरे 2 पदों के, वो 2n पदों के योगफल में से यहां तक का अपन क्या कर ले, हटा ले इस भाग को, तो ये भाग कितना था Sn। तो यानी कि अपन ने निकाल लिया n पदों का योगफल तथा n प्लस 1 से 2n पदों तक का योगफल, कि मुझे n पदों को योगफल, तो यानी कि 1 से n तक को, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा Sn से, ठीक है। बट मुझे यहां से यानी कि ये वाला योग चाहिए, ये वाला योग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का योग निकालूंगा और उसमें से ये वाला योग को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो यहां से लेके यहां तक का योगफल कितना कहलाएगा S2n, यानी कि 2n पदों का योगफल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया S2n से। अब इतना सा भाग चाहिए, तो पूरे S2n में से किसको घटा दो आप, Sn को घटा दो। और आपसे पूछा क्या गया कि n पदों का योगफल तथा n प्लस 1 से 2n, तो S2n माइनस Sn ऑलवेज कितना होना चाहिए 1/r की पावर n होना चाहिए, यानी कि ये बात आपसे पूछी गई। तो बस अपना काम हो गया कि Sn डिफाइन कर ले, S2n डिफाइन कर ले, और S2n में से किसको घटा ले फिर Sn को। तो नाउ Sn जब डिफाइन करेंगे अपन, तो n पदों का योगफल क्या फॉर्मूला पड़ा है, a डॉट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो हो गया Sn।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर एस एन का आपको कैसे पता कि आर की पावर एन माइनस वन आएगा या वन माइनस आर की पावर एन। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहाँ आपको आर का पता ही नहीं है। आप जो मर्जी आए वो मान ले कि आर को बड़ा मान ले एक से या आर को छोटा मान ले एक से, तो जो भी फॉर्मूले आपके पास है उन सभी फॉर्मूला आप अप्लाई कर दे। बट अगर ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन अप्लाई किया है तो सब में फिर ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन ही अप्लाई करना है। अब मुझे क्या चाहिए, एस टू एन चाहिए, तो ए डॉट आर की पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस कितना होगा, वन होगा। ये एस टू एन आ गया। अब इनको समीकरण में रख दो, तो क्या एस एन का मान तो कितना है बताओ, ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन डिवाइड बाई एस टू एन माइनस एस एन को देखो, तो एस टू एन का मान क्या था, ए डॉट आर की पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस एन क्या था, ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब बात को समझना है कि जो भी काम था वो तो काम हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा है, सरलीकरण का काम बचा है। सरलीकरण किस तरीके से आप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कितना छोटा और कितने इजी तरीके से सवाल के कैलकुलेशन के बारे में सोच सकते हो। तो आइए बेटे करते हैं छोटा, कि a बाई आर माइनस वन है, तो यहां से दोनों से देखिए ऊपर से a भी कॉमन आ रहा है और नीचे से आर माइनस वन भी कॉमन आ रहा है, तो a आर माइनस वन और आर की पावर एन माइनस वन तो ऊपर था ही, यहां से भी मैंने a अपॉन आर माइनस वन कॉमन लिया, तो बचेगा क्या आपके पास, आर की पावर टू एन माइनस वन और माइनस आर की पावर एन माइनस वन, यही बचेगा कि a बाई आर की पावर एन माइनस वन यहां से भी बाहर आ गया, यहां से भी बाहर आ गया, तो आर की पावर टू एन माइनस वन तो यहां बचा और आर की पावर एन माइनस वन यहां बचा। तो ये पूरे मान से ये वैल्यू तो क्या हो गई, कैंसिल हो। अब देखते हैं पर तो बचा है आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई, यहां बचा है आर की पावर टू एन माइनस वन और माइनस आर की पावर एन माइनस वन, ये चीजें आपके पास रह गई। अब देखते हैं कैलकुलेशन, तो आगे का पेज ले लेते हैं। तो आपको लिखा था आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर की पावर टू एन माइनस वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन, कुछ ऐसा था। अब अगर मैं कल को इसके वन के स्क्वायर लगा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आर की पावर एन प्लस वन डॉट आर की पावर एन माइनस वन, इस पार्ट को लिख दिया, और माइनस आर की पावर एन माइनस वन लिख। अब देखना इस पार्ट से और इस पार्ट से, इन दोनों पार्टों से क्या कॉमन मिल रहा है, आर की पावर एन माइनस वन यहां भी है, आर की पावर एन माइनस वन यहां भी है। तो ऊपर तो आर की पावर एन माइनस वन था ही, नीचे से कॉमन ले लिया आर की पावर एन माइनस वन, तो जब ये पार्ट तो बाहर चला गया तो आर की पावर एन प्लस क्या बच गया, वन, फिर माइनस और ये कितना बच गया, वन। इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। तो अब ऊपर तो क्या बचा, वन, वन से वन कैंसिल, और क्या हो गया आर की पावर एन, और ये था क्या, एस की पावर एन डिवाइड बाई एक्स की पावर टू एन माइनस एस की पावर एन, कि एन पदों का योगफल तथा n प्लस वन से 2n पदों के योगफल का जो अनुपात प्रूव करना था वो 1 बाई आर की पावर n प्रूव करना था, जिसको अपन ने इजीली प्रूव कर दिया। क्योंकि यही पूछी गई थी आपसे कहानी कि अगर कल को n पदों का योगफल तथा n प्लस वन पदों का योगफल का अनुपात करें तो वो कितना आना चाहिए, 1 बाई आर की पावर n आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी प्लस बी
प्लस सी डी के होल स्क्वायर के। देखना ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, ये दे दिया आपको। अब जीपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यानी कि प्रथम पद ए बराबर क्या है, ए, बी बराबर क्या है, ए आर, सी बराबर क्या है, ए आर स्क्वायर, और डी बराबर क्या है, ए आर क्यूब। हो गए जीपी, तभी बनेगा जीपी। अब उसने कहा तो दिखाना है क्या कि ये एलएचएस को लिख लेते हैं एक बार। किसको लिख लेते हैं, एलएचएस को। और एलएचएस आपको गिवन क्या है, ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैलकुलेट करने का मीनिंग है ए बी सी के मान रखते चलो और कैलकुलेट। ए का मान क्या था, ए ही था, ये तो आया ए स्क्वायर। बी का मान क्या था, ए आर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी का मान क्या था, ए आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 डॉट ई का मान कितना है, ए आर, स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। का मान क्या है, ए आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 प्लस डी का मान क्या है, ए आर क्यूब, स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर और आर क्यूब का करेंगे तो आर की पावर 6। अब देखो पूरे से एक तो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डॉट पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर कितना 4। अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 4 और क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये मान और ये मान बिल्कुल सेम है, गुणा में है, दो बार है तो लिख दो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। यानी कि ये अपन ने किसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया, एलएचएस। ऐसे ही अपन को किसका चाहिए, आरएचएस। तो देखते हैं आरएचएस। तो जब आरएचएस को अपन ने देखा तो आरएचएस में ए बी क्या है, ए बी, तो ए को बी से गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर आर, ठीक है भाई। ए को बी से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर। फिर बी को सी से गुणा करना है, बी को सी से, तो ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है मेरे भाई। फिर सी को किससे गुणा करना है, डी से, तो ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, और आर की पावर 2 को आर की पावर 3 से किया तो आर की पावर 5, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। आप तो सोचो कि इन सबसे कॉमन क्या रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब में, आर सब में है, तो ए स्क्वायर आर कॉमन लिया। बट मेरे भाई ध्यान देना है, इसका होल स्क्वायर लग रहा है तो इसका भी क्या करोगे, स्क्वायर। अब यहां क्या बचा है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और उसका होल स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो देखो एलएचएस और आरएचएस को, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, आरएचएस। अगला देखना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम क्या बन जाए, एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाना चाहिए। अनुक्रम क्या बन जाना चाहिए, एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाना चाहिए। तो देखते हैं बेटे जीपी कि कोई नंबर था 3, कोई नंबर था 81, इसके बीच में कितने, दो संख्याएं रखनी है, तो दो संख्याओं को अपन ने एक को मान लिया G1 और एक को मान लिया G। अगर ऐसे आपने नंबर रख दिए तो ये किस में बदल गया, आपके जीपी में। किस में बदल गया, जीपी में। तो जीपी में बदल गया तो यानी कि आपको ये दो संख्याएं ज्ञात करनी है, G1 और, तो G1 और G2 का मतलब अगर ये कोई पद पूरा किस में है, जीपी में है, तो G1 क्या होगा आपका,
ए आर, दूसरा पद है ना कि प्रथम पद 3 हो गया, और G2 क्या हो गया आपका ए आर स्क्वायर। कल को अगर मुझे G1 और G2 चाहिए तो मुझे उस GP का प्रथम पद चाहिए और उस GP का सार्व अनुपात चाहिए। तो अपन ने जैसे ही GP को था तो अपन को क्या तो पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, क्या है 3। बट अपन को क्या पता नहीं है यहाँ भी कि इसका कॉमन रेशो क्या है, आर क्या है। तो देखते हैं आर के लिए, तो जो भी जीपी है उसको लिखते हैं 3 T1 T2 T1। प्रथम पद a बराबर कितना है 3, अंतिम पद है ये तो वो कितना है an 81। पदों की संख्या 1 2 3 4, तो बचा ही क्या है सिर्फ r। तो जो भी चीज गिवन है उसको ही अप्लाई करो आप। तो an इक्वल टू a डॉट आर की पावर क्या होता है n-1। तो देखो बेटे, an इक्वल टू a डॉट आर की पावर n-1। an का मान कितना है 81, a का मान कितना है 3, r अपन को पता है ही नहीं, n कितना है 4, तो 4-1। 3 को जब डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, r की पावर कितना 3। जब r चमकाओगे तो 27 की पावर कितना आएगा 1/3। तो r इक्वल टू 27 का घनमूल कितना होता है 3। 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब r का मान मिल गया और a का मान मिल गया, तो G1 पता चल गया। अब क्या AR और a का मान कितना 3, r का मान भी कितना 3, तो आपका कितना हो गया 9। G2 भी पता चल गया होगा, AR स्क्वायर, a का मान 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना हो गया 27। तो जो इसके दो पद आएंगे G1 और G2 कितना 9 27, तो फिर 3 हुआ 9 हुआ 27, उसके बाद कितना हो गया 81। नेक्स्ट देखते हैं n का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो नंबर है a और b का क्या है गुणोत्तर माध्य। ये z है a और b के बीच का, a और b कोई दो नंबर हैं उनके बीच का गुणोत्तर माध्य ये है। तब आपको किसका मान ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है कि n क्या होगा। तो आओ कि ये कोई संख्या a और इसका गुणोत्तर माध्य a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइड बाई में कितना a की पावर n b की पावर n, और ये कोई संख्या, यानी कि a और b के बीच का ये अपन ने क्या मान लिया गुणोत्तर माध्य z। और जब कोई दो संख्याओं के बीच एक गुणोत्तर माध्य आपको दिया गया हो तो z का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि z इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए बी। अब जी है क्या आपके पास a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n और अंडर रूट। तो संख्याएं क्या है आपके पास a है और क्या ही है b है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सवाल का सिंप्लीफिकेशन करना है और किसको डिफाइन करना है अपन को n को डिफाइन करना। तो करते हैं सरल, देखो a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n b की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 डॉट b की पावर 1/2 का मतलब 1/2, और a की पावर b की पावर अलग अलग अपन ने पावर ले ली। अब इसके नीचे मान लेते हैं 1 और इसका क्या करते हैं क्रॉस, तो 1 को इससे करेंगे तो यही आएगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1, और जब इसको करेंगे a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 से किसको करना है a की पावर n प्लस b की पावर n को। अब सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से समझ, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इक्वल, जब a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 को किससे गुणा करोगे an से, जब आधार को इससे गुणा करोगे तो a की पावर n प्लस कितना आएगा 1/2,
और b की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस जब इस मान को b की पावर n से गुणा करोगे तो a की पावर तो 1/2 रहेगा ही, बट b की पावर n प्लस कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई होगी कि जब इसको आपने गुणा किया a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 को a की पावर n से पहले वाले, तो क्या पड़ा कि जब आधार समान हो बीच में गुणा का चिन्ह तो घाते जुड़ेंगे, यानी कि a की पावर n प्लस कितना हो जाएगा 1/2। अब b में कुछ है नहीं तो b की पावर को क्या लिख दिया 1/2। सेम ऐसे ही जब a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 किससे गुणा होगा b की पावर n से, b की पावर n और b की पावर 1/2 तो क्या बन जाएगा b की पावर n प्लस 1/2 और यहाँ a की पावर सिंगल हो जाए। अब देखते हैं तो a की पावर वाले एक तरफ और b की पावर वाले एक तरफ, a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2 इक्वल टू में a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2 और माइनस b की पावर कितना n प्लस। अब अपन को कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन। तो देखो a की पावर n प्लस 1 है, a की पावर n प्लस 1/2 है, तो बड़ा कौन है a की पावर n प्लस 1, छोटा कौन है a की पावर n प्लस 1/2। तो कॉमन हमेशा छोटे को लो, a की पावर n प्लस 1/2 जब अपन ने कॉमन लिया इसमें से तो यहां कितना बचेगा देखना कि a की पावर n प्लस 1 में भाग दिया a की पावर n प्लस 1/2 का, तो जब आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह तो घाते घटेंगी, तो a की पावर n प्लस 1 माइनस n और माइनस का कितना 1/2, तो n से n तो क्या हो गया कैंसिल, 1 में से 1/2 गया तो a की पावर 1/2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा a की पावर 1/2 और माइनस में क्या रह जाएगा, ये तो पूरा भार आ गया b की पावर 1/2 इक्वल टू, तो यहां भी छोटी पावर क्या है b की पावर n प्लस 1/2, यानी कि तो यहां क्या रह जाएगा a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर वही कितना रह जाएगा 1/2। अब देखो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 कैंसिल, तो a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2। अब मैं क्या करता हूं कि b की पावर n प्लस 1/2 का इसमें भाग दे लो, चाहे a की पावर 1/2 का भाग इसमें दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं b का ही दे देता हूं। और b का जब मैंने भाग दिया तो a की पावर n प्लस 1/2 था और b की पावर n प्लस 1/2 था, तब भाग देंगे तो a की पावर n प्लस 1/2 में, यानी कि भाग दिया b की पावर n प्लस 1/2 का, तो इक्वल टू में कितना रह गया 1। अब पावर सेम है तो ऐसे लिख दो a बाई बी की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो a बाई बी की पावर n प्लस 1/2। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो a बाई बी की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1, क्योंकि मुझे बेस इक्वल करने थे, तो क्या इक्वल करने थे बेस, यहाँ a बाई बी है तो इधर को भी क्या ही करना था a बाई बी। अब आधार समान है बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आधारों को तो छोड़ो और घातों की तुलना करो, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -1, तो n का मान कितना आ गया -1। आगे देख, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याओं का अनुपात ये है। आपसे क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल, वो दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, कि अपन ने मान लिया माना आपकी संख्या जो है ए और क्या है, अपन ने संख्याओं को क्या मान लिया ए और बी, तो क्या हुआ कि इन दोनों संख्याओं का योगफल a प्लस बी बराबर होगा उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है दो संख्याओं का रूट ए बी, और उसका कितना है 6 गुना। तब आपको क्या प्रूव करना है कि इन संख्याओं का अनुपात a बाई बी जो होगा वो इस तरीके का होगा 3/2√2 अपॉन 3 - 2√2।
बात आ गई होगी समझ की। सवाल क्या क्या तो दे रखा है कि आपसे कहा कि 2 नंबर बताओ जिनका योग तो ऑलवेज उसके गुणोत्तर माध्य का कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। योग है उसके गुणोत्तर माध्य का कितना गुना होना चाहिए 6। अगर ऐसा है तो उन संख्याओं का अनुपात ये आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो आपको दिया a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या सॉल्यूशन के लिए, a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट ए बी, होता तो 6 ही है। रूट ए बी को ऐसे लिख दो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3। अब देखना कि जब u अपॉन v की स्थिति में कोई चीज आ जाए तो ऐसे एक नियम लागू करते हैं अपन, और उस नियम को कहते हैं योगांतर अनुपात। क्या कहते हैं? योगांतर। अब ये कंपोनेंटो डिवाइडेंटो जो होता है योगांतर अनुपात, ये होता क्या है? मान लीजिए कोई संख्या a बाई बी लिखी है, तो योगांतर अनुपात ये कहता है कि अंश में हमेशा हर को जोड़ना है, अंश में हमेशा हर को जोड़ना है, अंश में से ही हमेशा हर को घटाना है। यानी कि जोड़ना किसको है और घटाना किसको है? हर को। किस में जोड़ना है? अंश में ही जोड़ना है और अंश में से ही घटाना है। तो अगर a बाई बी है तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि क्या हुआ कि मैंने हर को ही अंश में जोड़ा है और हर को ही अंश में से घटाया है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपर जोड़ ले नीचे घटा ले, आपका मन करे तो ऊपर घटा लो नीचे। तो ये ही नियम कहलाता है योगांतर अनुपात। यानी ऑलवेज जुड़ेगा और घटेगा कौन? हर। किस में जुड़ेगा और घटेगा? अंश में। तो एक बार अंश में ऊपर ले जाके जोड़ दो हर को, तो एक बार अंश में से हर को नीचे घटा दो, या ऊपर ले जाके हर को घटा दो तो नीचे अंश में हर को जोड़ दो। तो ये चीज कहलाती है कंपोनेंटो डिवाइडेंटो योगांतर अनुपात आपका। तो आइए लागू करते हैं योगांतर अनुपात को। तो हर क्या है? 2 प्लस रूट ए बी है। हर अपना कितना है? 2 रूट ए बी है। तो इसको एक बार अंश ए प्लस बी में जोड़ना है, एक बार अंश में से ए प्लस बी में से इसी को घटाना है। तो जोड़ दो एक बार। तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी और a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो सेम काम यहां भी कर दो। 3/1 है तो 3 प्लस 1 ऊपर कर दो, 3 माइनस 1 नीचे कर दो। तो अब हुआ क्या? a प्लस बी 2 रूट ए बी को क्या लिख सकते हो? रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही मिलता है, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी मिलता है, प्लस का 2 रूट ए और क्या लिख दिया? रूट। ऐसे ही इस ए को लिख दिया रूट ए का होल स्क्वायर, इस बी को लिख दिया रूट बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 रूट ए रूट, और इक्वल टू में 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, तो ए क्या आइडेंटिटीज बनी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटीज बनी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? अब मुझे सेम होल स्क्वायर तो एक साथ होल स्क्वायर लेके सामने कर दिया, क्या आ जाएगा अपने पास? तो अपने पास कंडीशन आ जाएगी बेटे क्या? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू रूट। अब वापस यू अपॉन वी, तो वही दोबारा योगांतर अनुपात लगा दो, और योगांतर अनुपात क्या कहता है कि इस हर को एक बार अंश में जोड़ना है, इसी हर को एक बार अंश में से घटाना है। तो इस हर को ऊपर ले जाके जोड़ दो अंश में, रूट ए प्लस रूट बी में जोड़ दो किसको? रूट ए माइनस रूट बी को, और रूट ए प्लस रूट बी में से घटा दो किसको? रूट ए माइनस रूट बी को। तो सेम इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान ले? 1। क्या हो गया? रूट प्लस 1 कर दो, रूट 2 माइनस 1 कर दो। अब देखो रूट बी से रूट बी कैंसिल, तो 2 रूट ए हो गया,
माइनस से कैंसिल करेंगे तो माइनस के रूट ए से प्लस का रूट ए कैंसिल, रूट भी माइनस माइनस टू रूट भी इक्वल टू रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन से टू कैंसिल। मुझे ए बाई बी चाहिए और रूट में है, रूट कब कैंसिल होगा जब वर्ग करेंगे। तो जैसे ही आपने वर्ग किया तो ए बाई बी आ गया और यहां रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर। कहीं ऐसा नहीं कि आपने वर्ग किया रूट टू का कर दिया, टू वन का कर दिया, वन और टू प्लस वन कितना कर दिया 3। नहीं, ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। जब आप ऐसी संख्याओं का वर्ग करते हो तो एडेंटिज ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लागू होगा। तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, क्या ए बाई बी इक्वल टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट टू का 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए बाई बी इक्वल टू दो रे कितना 3, 2 रूट 2, दो रे कितना 3 माइनस 2 रूट 2। चेक कर लो क्या ऐसा ही उन रेखाओं का क्या पूछा था, वो संख्याओं का क्या पूछा था, अनुपात। चेक करते हैं। तो आपसे कहा ए बाई बी 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, अपना भी क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट। तो देखो आगे बढ़ते हैं। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य और क्या है गुणोत्तर माध्य, तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं ये हैं। तो पहले तो अपन नंबर मान लेते हैं। माना संख्या क्या है a और b है, ये अपनी कोई संख्या है। अब उसने कहा है कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य, तो a समांतर माध्य कैपिटल A और B, ये तो है दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को कैसे लिखा जाएगा, a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 लिखा जाएगा। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और उसने कहा इनके बीच गुणोत्तर माध्य की a है, इनके बीच गुणोत्तर माध्य g है। तो गुणोत्तर माध्य g इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रूट ए बी लिखा जाएगा। सभी को पता है कि कल को दो नंबर हो उनके बीच में समांतर माध्य हो तो a से रिप्रेजेंट किया जाता है समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई क्या होता है 2। वैसे ही यदि दो नंबर है उनके बीच में एक गुणोत्तर माध्य है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है g से, और वो g इक्वल टू क्या होता है रूट ए बी, या इन जनरली जी स्क्वायर इक्वल टू क्या भी बोल सकते ए बी। ठीक है। अब उसने कहा है तो ये संख्याएं बताइए कि संख्याएं जो आने वाली हैं वो ये संख्याएं आएंगी a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना है कि जो भी संख्याएं हैं वो किस फॉर्मेट की है, किस पैटर्न की है। तो थोड़ा सा हेल्प अपन को जब भी प्रूवमेंट वाला हो तो प्रूवमेंट की तरफ देखना चाहिए, प्रूवमेंट आ किस लेवल का रहा है, ताकि अपन को किसी सवाल को करने में थोड़ी सरलता हो जाए, सहजता हो जाए। तो अपन सोच पा रहे हैं कि आपको कहा a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस क्या दिया, बस इतना आप समझ गए तो मामला सेट हो गया। तो यानी कि आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस जी, यानी कि कल को समीकरण एक है और दो है, एक में ए है और दो में क्या है जी है। तो अपन समीकरण एक और दो का वर्ग करके क्या कर दे, घटा दे। तो इससे अपन को थोड़ी सी हेल्प मिल गई कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है कि अपन ने जो चीज तो दे तो दी, लेकिन अब क्वालिफाइड यानी कि ए का मान और किसका मान बी का मान कैसे निकाले। वैसे तो आप और भी जैसे चेक करो तो 2a ए प्लस बी जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो आप क्या भी कर सकते थे ए और बी के मान निकालकर समीकरण। बट अगर ऐसी आप थोड़ा सा हेल्प लोगे सवाल की तो उसकी कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कैलकुलेशन करना क्या है। तो करना क्या है,
कि इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करो माइनस इक्वेशन सेकंड का वर्ग करके उसमें से घटा दो। तो जब a का वर्ग करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, g का वर्ग करेंगे तो आएगा g, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो करो वर्ग, a प्लस बी बाई 2 का वर्ग माइनस इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ हट जाएगा। करो कैलकुलेट, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर किया तो 4 और माइनस का कितना हो गया, ए बी, पर के को खोल लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो अलग से स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 और माइनस का ए बी तो था ही। अब देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab और डिवाइड बाई में क्या लिख दिया जाए 4, तो एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्योंकि प्लस के 2ab में से माइनस का 4ab गया तो प्लस का 2ab और डिवाइड बाई 4। तो अब बात चमक गई होगी, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 को 2 का होल स्क्वायर, तो कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दो। तो अब हुआ क्या, होल स्क्वायर हटेगा तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इसमें आएगा प्लस माइनस में, a प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, a प्लस जी डॉट ए माइनस जी, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन 3। अब देखना, समीकरण 1 और 3 को एक बार जोड़ना है कि आपको चाहिए क्या, इंप्रूवमेंट में a, तो एक बार a को जोड़ना है, एक बार a में से घटाना है। तो वही काम करना है क्या, कि समीकरण 1 में 3 को जोड़ो, एक बार समीकरण 1 में से 3 को घटाओ। तो आओ, समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या था, a, यही था समीकरण 1। समीकरण 3 क्या था, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी, यही था समीकरण 3। तो एक बार तो 1 और 3 को क्या कर दो, जोड़ो, ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी। तो देखो एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 2, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू कितना, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी। अब देखना, बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना, ए डिवाइड बाई कितना, तो ए प्लस अंडर रूट के अंदर सेम संख्या, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी। तो एक संख्या तो ये आ गई। अब ऐसे ही कि कल को समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो घटाओ, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, तो क्या हुआ, तो एलसीएम आया, तो ए प्लस बी हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का ए प्लस का बी हुआ और ए माइनस अंडर रूट सेम संख्या, क्या ए से ए कैंसिल, बी और बी 2b से 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस जी, बी का मानिए। तो संख्याएं क्या हुई, एक साथ लिखोगे और बी को, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी डॉट ए माइनस। इस तरीके से, यानी कि आपको जब भी प्रूवेंट वाली कंडीशन हो, अगर कुछ हेल्प मिल जाए सॉल्व के लिए तो जरूर आप देखें।
अगला देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 13, किसी कल्चर में बैक्टीरियाओं की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी होती है। बैक्टीरिया है जिनकी आने की संख्या प्रत्येक घंटे में कितनी होती है? दुगनी। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया थे, कि स्टार्टिंग में कितना थे फर्स्ट टाइम? 30। फर्स्ट टाइम कितने बैक्टीरिया थे? 30। फिर अगला टाइम हुआ तो दुगनी हुई, 30 दुनी का कितना हो गया? 60। फिर दुगनी हुई, कितना हो गया? 120। और ऐसे उन बैक्टीरियाओं की संख्या चलती रही, और ऐसे अगर चली तो ये किस में बदल गया आपका? सबका कॉमन रेशो का भाग 60 में दिया तो कितना? 2। 60 का भाग 120 में दिया तो कितना? यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित थी तो बैक्टीरियाओं की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद, बात को ध्यान से समझना, दूसरे घंटे बाद, चौथे घंटे बाद, nवें घंटे बाद, तो मतलब दूसरे घंटे बाद का मतलब कौन से का पूछा है? तीसरे का। कौन से का पूछा है? तीसरे का। और A3 बराबर क्या होगा? AR² चमकेगा बेटे। क्या चमकेगा? AR²। तो यहां से देख लो, A बराबर कितना? 30, R बराबर कितना? 2। जब 2 घंटे बाद का पूछा है तो 2 घंटे बाद यानी कि कौन से घंटे का? तीसरे। तो A3, A का मान 30, R का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 120। और वैसे भी अपन देख रहे थे तीसरे घंटे में कितना हुआ? 120। चौथे घंटे बाद यानी कि पांचवे का, क्या A.R की पावर क्या लिखा जाएगा? 4। तो A5 इक्वल टू, A का मान कितना? 30 की पावर 4 करेंगे तो कितना? 16। कितना हो गया? 480। इसके बाद आपसे पूछा nवें घंटे बाद, तो A की पावर क्या? n+1। तो क्या लिखा जाएगा? A.R की पावर n+1 - 1, यानी सीधा A.R की पावर कितना? n। जब 3 होता है तो 2 आता है R का मान, जब 5 था तो कितना आता है? 4, यानी एक कम आ रहा है तो n+1 में क्या ही आएगा? n आएगा। A का मान कितना? 30, R का मान कितना? 2, और उसकी पावर कितना? ये हो गई तीसरे घंटे बाद, चौथे घंटे बाद और nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या की क्या जीवाणु। अगला देखना बेटा, 31, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? यानी कि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रिंसिपल जो P था स्टार्टिंग का वो कितना था? 500। जो आपकी रेट है वो किस हिसाब से है? 10% के। और टाइम जो आपको दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 10 वर्ष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है क्या? P इंटू 1+R/100 की पावर कितना? T। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और उस आपसे क्या पूछिए? चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। तो देखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 10 वर्ष बाद आपको, यानी कि इस इंटरेस्ट रेट में किसको और जोड़ना है? 500 को। मिश्र धन पूछे, 10 वर्ष बाद टोटल हो जाएगी। तो आपको एक बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे 500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 10 डिवाइड बाई कितना? 100, और समय भी कितना है? 500 इंटू 0 से 0, 11/10 की पावर कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 10 वर्ष बाद कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है। और आपसे 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, कि 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो इतना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस राशि कितनी थी? 500, तो वो राशि इतनी हो जाएगी। आगे देख। तो 32 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे बेटे।
तो देखना, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5, समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, तो आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है और इसके मूल रूट जो है वो क्या हो, अल्फा और बीटा हो, मूल क्या हो, अल्फा और बीटा। तो आपने यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया जिसके मूल अपन ने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा, तो उनका आपको क्या दिया, समांतर माध्य। और समांतर माध्य क्या होता है, अल्फा बीटा डिवाइड बाई 2, और वो समांतर माध्य कितना, 8। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है मेरे भाई। अगला उसने क्या कहा, गुणोत्तर माध्य, मूलों का गुणोत्तर माध्य। तो दो ही मूल थे, गुणोत्तर माध्य रूट अल्फा डॉट बीटा, और वो कितना, 5। मुझे रूट को हटाना है, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 25। कितना आ गया, इक्वेशन सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ये है। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, 0। तो आओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बता दो, तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा कितना, 16। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे भाई, x से। मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा कितना है, 25 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना क्या, द्विघात समीकरण। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन अपन ने पूरी करी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब जितने भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अपन ने पढ़ा है इनसे रिलेटेड की अब और प्रैक्टिस करेंगे अपन मिससेलेनियस। तो बेटे मिससेलेनियस में कुछ नई चीजें भी आपको यानी जीपी से रिलेटेड, तो आप लगातार हमसे बने रहें और आपकी समस्याओं को हम सॉल्व करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।